साउंड बाइट इंडिया में आपका स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 1960 के सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी के सच को डिकोड करने वाले हैं। दुनिया भर में इसे एक बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता कहा जाता है, लेकिन सच कहूं, एक क्रिटिक के नजरिए से देखें तो ये डील शुरुआत से ही भारत के लिए पूरी तरह से अनफेयर थी। आज हम समझेंगे कि कैसे ये अन्यायपूर्ण संधि अप्रैल 2025 में आखिर टूट ही गई। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जरा इस एजेंडे पर नजर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे जल निर्भरता की उत्पत्ति से, फिर पश्चिमी नदियों के उन सख्त प्रतिबंधों को देखेंगे, पनबिजली विवाद, क्लाइमेट चेंज का एंगल, 2025 का वो नाटकीय सस्पेंशन और अंत में इसके भयंकर भू राजनीतिक परिणाम। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। सेक्शन 1, जल निर्भरता की उत्पत्ति, 1947 के विभाजन के बाद की असली वास्तविकता। 1947 में जब देश बटा तो सिर्फ जमीन ही नहीं बटी, नदियां भी बट गईं। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये आंकड़ा आपको हैरान कर देगा। 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से जो संधि हुई, उसमें पूरे सिंधु बेसिन का 80% पानी सीधे सीधे पाकिस्तान को सौंप दिया गया और भारत को मिला सिर्फ 20%। मतलब जरा सोचिए, इतनी विशाल आबादी और हमारी कृषि जरूरतों के बावजूद शुरुआती बातचीत में ही भारत को कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ये तो सरासर नाइंसाफी थी ना। यहीं से उस लंबे आर्थिक तनाव की नींव पड़ गई थी। आइए अब हमारे दूसरे सेक्शन पर चलते हैं, पश्चिमी नदियां और वो कठोर प्रतिबंध जिन्होंने एक अजीब सा भू राजनीतिक असंतुलन पैदा कर दिया। अब आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि नदियों का बंटवारा किस तरह से हुआ। पूर्वी नदियां तो भारत के हिस्से में आ गईं, लेकिन जो रणनीतिक तौर पर सबसे अहम पश्चिमी नदियां थीं, उनका कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया गया। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, ये पश्चिमी नदियां बहती तो हमारे ही इलाके से हैं, लेकिन उन पर हमारा कंट्रोल ना के बराबर रखा गया। मतलब 1960 में हम जिन उम्मीदों के साथ आगे बढ़े थे, वो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल अलग थीं। इस पॉइंट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमें पूर्वी नदियों यानी सतलज, ब्यास और रावी पर तो पूरी छूट मिल गई, लेकिन पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब पर भारत को सिर्फ नॉन कंजम्पटिव यूज तक सीमित कर दिया गया। ये आसान भाषा में कहूं तो पानी आपके घर से होकर गुजर रहा है, लेकिन आप उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही उसका फ्लो रोक सकते हैं। पाकिस्तान को इन पर फुल कंट्रोल दे दिया गया। ये भारत के हितों के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ था। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर भारत ने अपनी ही नदियों पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाने की सोची भी, तो रन ऑफ द रिवर के नाम पर इतने सख्त नियम थोप दिए गए कि पूछिए मत। आप पानी स्टोर नहीं कर सकते, जल स्तर नहीं बढ़ा सकते, स्पिलवे डिजाइन कैसे होंगे, इस पर भी उनकी शर्तें। इन बेतुके नियमों ने भारत की स्वच्छ ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को हमेशा रोक कर रखा। और इन्हीं पाबंदियों की वजह से हम पहुंचते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, पनबिजली विवाद, लगातार गतिरोध और उस स्थायी सिंधु आयोग की पूरी तरह से विफलता। अब देखिए, भारत ने जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, जैसे 330 मेगावाट का किशनगंगा या 850 मेगावाट का रातले डैम, पाकिस्तान ने तुरंत उस पर आपत्ति जता दी। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि हमारी तरक्की में रोड़े अटकाए जा सकें। उनका मकसद ही हमारी क्लीन एनर्जी गोल्स को डिरेल करना था, और इससे पूरा का पूरा कमीशन बस फाइलों में उलझ कर रह गया। ये परमानेंट इंडस कमीशन पूरी तरह से एक फेलियर साबित हुआ। आप ही सोचिए, दशकों तक मीटिंग्स होती रहीं, मध्यस्थता के प्रयास होते रहे, लेकिन पाकिस्तान की उन फालतू की आपत्तियों का कोई हल नहीं निकला। हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सालों तक बस अधर में लटका रहा। ये आयोग हमारी समस्याओं को सुलझाने के बजाय भारत को रोकने का एक टूल बन गया था। सेक्शन 4, क्लाइमेट चेंज की नई सच्चाइयां और भारत के 2023 के वो अहम नोटिस। दबाव अब बढ़ता जा रहा था। देखिए, 1960 की दुनिया और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। आज दोनों देशों में पानी की डिमांड आसमान छू रही है, चाहे वो खेती के लिए हो या शहरों के लिए। 1960 के उस आउटडेटेड एग्रीमेंट्स में ग्लोबल वार्मिंग या पॉपुलेशन ग्रोथ से निपटने का कोई तरीका ही नहीं था। ऐसे में भारत के लिए इस पुरानी संधि में बदलाव की मांग सिर्फ एक विकल्प नहीं था, बल्कि ये हमारे सर्वाइवल और एनवायरनमेंट की सबसे बड़ी जरूरत बन गया था। ये टाइमलाइन पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। 1987 में तुलबुल प्रोजेक्ट सस्पेंड हुआ, फिर भारत ने सालों तक कूटनीतिक रास्ता अपनाने की कोशिश की। जनवरी 2023 और फिर अगस्त 2024 में हमने संधि में बदलाव के लिए फॉर्मल नोटिस भी दिए। लेकिन जब आपकी सुरक्षा और बुनियादी ज़रूरतों को लगातार इग्नोर किया जाए, तो एक न एक दिन तो सब्र का बांध टूटना ही था। और वो सब्र का बांध टूटा अप्रैल 2025 में।
हमारा 5वां सेक्शन 2025 में संधि का वो ऐतिहासिक निलंबन, एक महाविस्फोट। 25 अप्रैल 2025 ये वो तारीख है जब दशकों का कूटनीतिक ड्रामा हमेशा के लिए खत्म हो गया। पहलगाम में हुए उस खौफनाक आतंकी हमले के बाद, जिसमें हमारे 26 मासूम लोगों की जान चली गई, भारत ने फाइनली सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए ये एक बेहद जरूरी और कड़ा कदम था। अब पानी सिर्फ पानी नहीं रहा था। हमारा आखिरी सेक्शन, भू राजनीतिक और क्षेत्रीय परिणाम। क्या ये संधि का टूटना अब युद्ध का एक नया हथियार बन गया है? पाकिस्तान आज दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड देश है। इस सस्पेंशन ने भारत को इस पूरे रीजन में एक गजब का कूटनीतिक और रणनीतिक फायदा यानी लेवरेज दे दिया है। लेकिन जाहिर है दांव पर बहुत कुछ लगा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात से डरा हुआ है कि संसाधनों की ये लड़ाई कहीं दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच किसी भयंकर युद्ध में न बदल जाए। डर तो है, लेकिन भारत का स्टैंड अप साफ है। इस फैसले के झटके पूरे साउथ एशिया में महसूस किए जा रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पूरी तरह से ठप हो गया है, अरब सागर में शिपिंग के रास्ते बाधित हैं और फूड व एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडरा रहा है। पर सच कहूं तो भारत ने अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को असर्ट करते हुए दुनिया को बता दिया है कि अब हम पुरानी शर्तों पर ब्लैकमेल नहीं होंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, सिंधु जल संधि के बिना साउथ एशिया इस खतरनाक जल कूटनीति और स्ट्रैटेजिक लेवरेज के नए युग का सामना कैसे करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। खैर, अगर आपको इस जटिल भू राजनीतिक मुद्दे का हमारा ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट करें और दुनिया को आकार देने वाले ऐसे ही अहम मुद्दों को समझने के लिए साउंड बाइट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें।